हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मल्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसका बेस होगा प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस और उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न लाए गए हैं। तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस के आधार पर लेके आया गया है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि पहला टॉपिक है दोस्तों क्रोनोलॉजी से। तो क्रोनोलॉजी से बिहार दरोगा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा का देख लीजिए या 2213 का या फिर उससे पहले जो हुआ है अभी एफआरओ में हुआ था, तो क्रोनोलॉजी से प्रश्न बने हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ से क्रोनोलॉजी क्या बनते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सुकरात के गुरु कौन है या प्लेटो के गुरु कौन है। इस तरह का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए बात करते हैं। पहला सुकरात है। तो सुकरात किसके गुरु थे दोस्तों? तो प्लेटो को गुरु थे। किसको थे? तो प्लेटो को गुरु थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्लेटो, सुकरात के बाद कौन आया? तो प्लेटो आया। सुकरात के बाद प्लेटो आया, जो कि अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे। उसके बाद अरस्तु आए थे। तो अरस्तु किसके गुरु थे दोस्तों? तो सिकंदर के गुरु थे। फिर अरस्तु के बाद सिकंदर आए थे। तो सिकंदर किसके थे दोस्तों? तो अरस्तु के शिष्य थे, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम नंदवंश, भारत में नंदवंश शासक था और पोरस को हराया था दोस्तों झेलम नदी के तट पर। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, आसपास आप याद रखिएगा, SPAS। तो एस से हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सुकरात, पी से हो जाएगा प्लेटो, ए से हो जाएगा अरस्तु, एस से हो जाएगा सिकंदर। बस क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। इस तरह का प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि मगध और उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों का सही कालानुक्रम दिया गया है। तो उसका कालानुक्रम देख लेते हैं। तो क्या क्या कालानुक्रम है? इस तरह का प्रश्न अभी हाल ही में 70वीं बीपीएससी में आप अगर खोल के देखिएगा तो यहाँ से प्रश्न था कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो मौर्य। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र में। तो पहला है दोस्तों, सबसे पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना जो कि बिंबिसार ने किया था, हर्यक वंश था। उसके बाद हर्यक वंश के बाद कोई शासन स्थापित हुआ था तो वह शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था दोस्तों। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश और कण्व वंश के बाद कौन आया था? तो सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश आया। तो आप कम से कम सातवाहन वंश तक तो याद ही कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मज़ेदार है। तो बिना कुछ देरी किए हुए ट्रिक देख लेते हैं कि हसीना मासूक के साथ फरार। किसके साथ फरार हुआ दोस्तों? तो हसीना मासूक के साथ फरार हो गया है। तो इसका ट्रिक है, हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश और ना से हो जाएगा नंद वंश और फिर हम माँ से हो जाएगा मौर्य वंश और शू से हो जाएगा शुंग वंश और का से हो जाएगा कण्व वंश। का से हो जाएगा कण्व वंश और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, जिससे कि ये आपको क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में कभी कभी सजाने को दे देगा दोस्तों कि पहला दूसरा तीसरा कौन है। इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हैं अगर आप दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों और आक्रमणकारियों का कालानुक्रम। तो प्राचीन भारत में जो कि विदेशी यात्री और आक्रमणकारी आए थे, तो सबसे पहले बोलता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले अगर किसी का आक्रमण हुआ था तो हकमनी या ईरानी का हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? हकमनी या ईरानी का हुआ था। फिर हुआ था यूनानी का, फिर हुआ था यूनानी का, फिर हुआ था दोस्तों शक का हुआ था। फिर क्या हुआ था? शक का। फिर उसके बाद पार्थियन का हुआ था। किसका हुआ था? शक के बाद पार्थियन का हुआ था। देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं उसके बाद होता है कि मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के बाद कौन आया था दोस्तों? तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर फाहियान आया था। फाहियान आया था किसके दरबार में दोस्तों? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब कुछ चीनी यात्री था यहीं पे। तो चीनी यात्री में सबसे पहले आया था सुंग यून आया था। सुंग यून के बाद ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आया था। इत्सिंग के बाद देख लेते हैं कि कुछ विदेशी यात्री जो कि अलबरूनी आया था। अलबरूनी किसके टाइम में आया था दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था किसके समय में दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो ये क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा दोस्तों।
फिर है यहाँ पे कि एक प्रश्न यहाँ से बार-बार अभी हम हाल ही में देख रहे थे यूपी पीसीएस और विभिन्न एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं कि सुलेमान जो कि एक अरब यात्री थी, वो किसके समय में आया था दोस्तों? तो कभी एज़ इट इज़ ऑप्शन दिया था कि सुलेमान किसके समय में आया था? तो गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में आए थे। और राजा जो प्रतिहार के जो राजा थे मिहिर भोज और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के समय में आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान मिहिर भोज और राष्ट्रकूट अमोघवर्ष के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? तो मिहिर भोज और राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट ना देख लेते हैं कि उसी तरह से एक अल-मसूदी के बारे में पूछा जाता है। तो किसके बारे में? अल-मसूदी के बारे में। ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में आया था। अल-मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में आया था। लेकिन ये जो राजा है, इसका राजा का पूछता तो राजा महिपाल प्रथम के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि यहाँ से फिलॉसफी जो आचार्य समय और दर्शन से पूछा जाता है, तो इसका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले है कि आदि शंकराचार्य जो कि 8वीं शताब्दी में थे। तो आदि शंकराचार्य सबसे पहले शंकराचार्य थे दोस्तों, जो कि 8वीं शताब्दी में थे। ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो किसके प्रतिपादक थे? तो अद्वैतवाद के। फिर है रामानुजाचार्य। आदि शंकराचार्य के बाद कौन आया दोस्तों? तो रामानुजाचार्य। 11वीं से 12वीं शताब्दी में, एज इट इज़ शताब्दी भी दिया जाता है कभी कभी। तो रामानुजाचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में आया था। ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। फिर देख लेते हैं कि निम्बार्काचार्य है 12वीं शताब्दी में आया था। ये द्वैतवाद के क्या थे दोस्तों? तो प्रचारक थे। नेक्स्ट है माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में आए थे। 13वीं शताब्दी में आए थे। ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे दोस्तों। फिर है कि बल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी में आए थे। ये शुद्धता द्वैतवाद के प्रतिपादक थे दोस्तों। तो इस तरह के कम से कम क्रोनोलॉजी याद कर लिया कि पहला है दोस्तों शंकराचार्य के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य हो जाएगा। रामानुजाचार्य के बाद निम्बार्काचार्य हो जाएगा। निम्बार्काचार्य के बाद माधवाचार्य हो जाएगा। और माधवाचार्य के बाद बल्लभाचार्य हो जाएगा। ये याद कर लीजिए दोस्तों, कम से कम 3 याद करिए, शंकरा, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से शिवाजी द्वारा जीते गए किले से यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं। तो देख लेते हैं शिवाजी द्वारा कौन कौन सा किला जीता गया था दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से क्रोनोलॉजी बनता है कि पहला दूसरा कौन बना था, तो यहीं से दे देगा और फिर उसको सजाने के लिए बोलेगा। ये 2213 का मेंस में पूछा गया था। 2446 में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला किला शिवाजी द्वारा जीता गया था, तो तोरण का किला। तो कम से कम सबसे पहला याद करिए कि तोरण का किला सबसे पहले जीता था, जो कि 1646 में जीता गया था। कब? 1686 में। फिर है कि राजगढ़ का किला 1646 में। फिर है कि पुरंदर का किला 1648 में जीता। फिर जावली का किला 1656 में। फिर है कि प्रतापगढ़ का किला कितना? 1656 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पान्हाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पान्हाला का किला कब होगा दोस्तों? तो 1659 में। फिर सिंधुदुर्ग का किला 1664 में। फिर है कि सिंहगढ़ का किला कब जीता दोस्तों? तो 1670 में। फिर है कि लोहगढ़ का किला 1670 में। फिर है रायगढ़ को राजधानी बनाया था कब दोस्तों? तो 1674 में। रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1674 में। और शिवाजी का आखिरी किला जो कि है दोस्तों, आखिरी किला है दोस्तों, तो जिंजी का किला कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ये आखिरी किला था जो कि शिवाजी द्वारा लड़ा गया था। आखिरी किला कौन था दोस्तों? तो जिंजी का किला था। और अभी हाल ही में 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया दोस्तों। तो यही सब किला को शामिल किया गया था। एक था जिंजी का किला जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का कालानुक्रम। तो यहाँ से FRO में पूछा गया था और 1275 का प्री में पूछा गया था। अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं तो FRO में पूछा गया था इसका कालानुक्रम सजाने के लिए। तो सबसे पहला हो जाएगा मराठा जो पेशवा बना था, तो बालाजी विश्वनाथ बना था। ये मराठा साम्राज्य को द्वितीय स्थापना इसी ने किया था दोस्तों। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन शासन किया था? बाजीराव प्रथम। विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव के बाद माधवराव। फिर है माधवराव प्रथम के बाद हो गया नारायण राव के बाद सवाई माधवराव, और सवाई माधवराव के बाद होगा बाजीराव द्वितीय। तो कम से कम यहाँ से 3 या 4 माधवराव तक आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि सूफी संत और विशेष प्रकार के चिश्ती सिलसिले और प्रमुख संतों का कालानुक्रम। तो जो चिश्ती सिलसिले थे उसका कालानुक्रम भी पूछ लेता है दोस्तों।
तो फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जानते हैं कि जो भारत में चिश्ती सिलसिला के स्टार्ट किसने किया था दोस्तों, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका दरगाह है जो अजमेर का दरगाह। फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, इसके शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य किसके थे दोस्तों, तो ये बाबा फरीद थे इसके शिष्य का नाम। फिर उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया थे, निज़ामुद्दीन औलिया के बाद अमीर खुसरू, और अमीर खुसरू के बाद नसीर उद्दीन चिरागे देहलवी आए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संस्थाओं का संयुक्त क्रम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने पत्रिका और कुछ संस्था निकाले थे तो उसका डेट्स के साथ है। तो इस तरह का प्रश्न बहुत बार, हर बार प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में बिहार दरोगा को पूछा ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट किया था तो मूक नायक कब निकाला था दोस्तों पत्रिका, तो 1920 में। मूक नायक पत्रिका तो 1920 में निकाला था। बहिष्कृत हितकरणी सभा ये संस्था थी। हितकरणी सभा कब स्टार्ट किया गया था, तो 1924 में। बहिष्कृत हितकरणी सभा कब स्टार्ट किया गया था, 1924 में। और बहिष्कृत भारत जो पत्रिका था 1927 में। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। बहिष्कृत हितकरणी सभा कब बनेगा, तो 1924 में। और बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को स्टार्ट किया गया था। फिर है कि समाज समता संघ कब किया गया था, तो 1927 में। समाज समता संघ संस्था की स्थापना 1927 में। समता पत्रिका पूछे तो 1928 में। फिर है कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, तो 1930 में। यह 1275 का मेंस में पूछा गया था कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, तो 1930 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों जनता पत्रिका कब देखते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि जनता पत्रिका कब निकाला गया था, तो 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI लगा दिया कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की संस्था। कभी कभी पूछेगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का संस्था जो है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की संस्था की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब किया था, तो 1936 में किया था। फिर है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब किया गया था दोस्तों, तो 1942 में। ये एक संस्था थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1942 में स्थापित किया गया था। 1942 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो 1945 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा एक संस्था था जो कि 4 मई 1955 को प्रारंभ किया गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा। फिर है कि प्रबुद्ध भारत कब किया गया था, 4 फरवरी 1956 को। इस तरह का एज इट इज़ डेट पूछता है दोस्तों, कि पूछेगा कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रारंभ कब किया गया था, तो 4 फरवरी 1956 को। तो इस तरह देख लीजिएगा, लास्ट टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। फिर है कि गांधी जी की पत्रिका और संस्था जो संगठन है तो उसका कालानुक्रम देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन कब निकाला गया था, तो 1930 में। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का 1275 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। तो आप लोग दिमाग भी लगा सकते थे कि इंडियन ओपिनियन 1903 में थे, और 1903 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो कि निकाला गया था 1903 में दक्षिण अफ्रीका से। फिर है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया गया। हिंद स्वराज की स्थापना 1909 हिंद स्वराज की स्थापना 1909 में किया गया। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। फिर है कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया गया। फिर है कि नवजीवन या यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना कब किया गया था, स्टार्ट कब किया गया था दोस्तों, तो 1919 में। फिर है कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी 1920 में किया था। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1920-21 में किया गया था गांधी जी द्वारा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था, गांधी जी द्वारा 1920-21 में। फिर है कि हरिजन पत्रिका 1933 में निकाला गया है। और सेवाग्राम आश्रम 1936 में स्टार्ट किया गया। सेवाग्राम आश्रम 1936 में स्टार्ट किया गया। चलिए देख लेते हैं कुछ जो है कि उस टाइम विभिन्न आज़ादी के बाद विभिन्न योजना जो चलाए गए थे तो उसका डेट देख लेते हैं। तो कभी कभी डेट एज इट इज़ पूछता है दोस्तों। तो समेकित बाल विकास सेवा कब स्टार्ट किया गया था, तो 1974 में। समेकित बाल विकास सेवा 1974 में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट किया गया था। और इस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 1977 में स्टार्ट किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में। फिर है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना 1979 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना 1979 में। फिर है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, तो 1980 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
इंदिरा आवास योजना 1985 में इंदिरा आवास योजना 1985 में प्रारंभ किया गया है। जवाहर रोजगार योजना कब किया गया है? 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 1989 में। फिर है कि महिला समृद्धि योजना 1993 में। महिला समृद्धि योजना 1993 में। फिर है मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में। तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार डेट पूछ जाता है। तो मिड डे मील योजना 1995 में। अब मिड डे मील को लागू करने वाला पहला राज्य था दोस्तों तो तमिलनाडु था। फिर है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 1999 में किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट किया गया? 25 दिसंबर 2000 को। फिर है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, जिसका थीम था दोस्तों सब पढ़े सब बढ़े। सब पढ़े सब पढ़े पेंसिल पे बना हुआ एक लड़की बैठी रहती थी, तो वही था सर्व शिक्षा अभियान। फिर है कि अंत्योदय अन्न योजना, ये 1275 का प्री में पूछा गया था। तो पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लाया गया था? तो 2000 में। तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 से 2001 में, तो उस टाइम ऑप्शन 2000 दिया हुआ था, तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। फिर है कि मनरेगा 2006 में कब लाया गया था? तो लागू हुआ था 2006 में। 2005 में अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। फिर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में। और आधार जो कि है सबसे पहले 2009 में आया था दोस्तों, 2009 में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां दोस्तों। तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं आए न दिन, हर मतलब एक एग्जाम में नदियां और उससे सहायक नदियां से पूछ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन है दोस्तों। तो गंगा का है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, पुनपुन। पुनपुन कौन कौन है दोस्तों? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और पुनपुन कौन है दोस्तों? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, पुनपुन। फिर है कि बाएं तट पे देख लेते हैं, तो बाएं तट से जो मिलता है दोस्तों, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दाएं तट से दो याद रखिएगा, 2 या 3 याद रखिएगा, यमुना और सोन। यमुना और सोन के साथ साथ आप किसको याद रख सकते हैं? तो पुनपुन को भी याद रख सकते हैं। यमुना, सोन और पुनपुन, ये दोस्तों तो दाएं तट से मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की बस सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है। तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, सहायक नदियाँ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से किसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए गोदावरी नदी से, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है। गोदावरी की बहुत बार सहायक नदियाँ पूछा गया है। तो ये एक जो 28 पोस्ट एक्साइज में भी यहाँ से पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा गोदावरी की परवरा हो जाएगा, पूर्णा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, पेनगंगा, फिर वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। तो परवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी क्या है दोस्तों? तो ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है कि प्राणहिता नदी वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। तो प्राणहिता नदी किससे से संगम से बनती है? वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्णा। कृष्णा से भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं दोस्तों प्रीवियस में। तो कृष्णा की सहायक नदी है त्रिंगभद्रा, फिर मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी, भीमा। मूसी और एगो मुनेरी भी याद रखिएगा। अब मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती। देख रहे हैं इसका नाम है, ज़्यादातर देख रहे हैं कि हेमावती, अर्कावती नाम के टाइप का लग रहा है, किसी लड़की का नाम की तरह लग रहा है। ए हेमावती, ए काबिनी, ए हेमावती, इस टाइप का, ए सिमसा। तो जिस तरह का नाम है, तो ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, भारत की गंगा कहा जाता है। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह नदी दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है दोस्तों। तो ये 12 महीना लगभग लगातार बहती है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकतर नदियाँ क्या है दोस्तों? मानसूनी है। मानसून आता है तो नदी में पानी रहता है, नहीं तो सुखाड़, जैसे कि आप लोग बिहार में ज़्यादातर नदी को देखते हैं गंगा को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों महानदी। तो यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, ईब, मांड, जोंक, ओंक, तेल। देख रहा है कितना छोटा छोटा नाम है महानदी का। ईब, मांड, जोंक, ओंक, तेल, एल। तो क्या है इसका, किसका नदी है दोस्तों? तो ये महानदी का है, तो इसको याद कर लीजिएगा।
फिर है कि हीराकुंड बांध इसी नदी पे बना हुआ। हीराकुंड बांध इसी नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो उड़ीसा में बना हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी के देख लेते हैं कि बंजर, देखिए नर्मदा को बंजर बोल रहा है, तो नर्मदा बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, हिरन और ओरसांग। बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल और हिरन और ओरसांग। तो कम से कम याद रखिएगा, शेर, दूधी, तवा और हिरन। तो शेर भी है, हिरन भी है दोस्तों, तो दोनों में से कौन जीतेगा? जान रहा है कि नर्मदा ही जीत जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर है कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो भरंस घाटी से बहती है, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? तो ये है नर्मदा नदी। और एक तापी नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो तापी और नर्मदा। और कभी कभी यहाँ पे बोलता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, उसके साथ साथ बोलता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनती है। तो जो पश्चिम की ओर बह रही है, अरब सागर में गिर रही है, वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाता है? तो एस्चुरी बनाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर नदियों की लंबाई के अनुसार देख लेते हैं। नदियों की लंबाई में भारत में जो नदी बह रही है को इसका लंबाई कितना है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का लंबाई है तो गंगा का है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत में गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, बताइए। तो गंगा नदी देख लेते हैं। गंगा के बाद हो जाएगा दूसरी बड़ी नदी है गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर है। तो इसका एज इट इज़ इस टाइप का लंबाई पूछता है दोस्तों। फिर उसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर है, यमुना 1376 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 किलोमीटर है। एज इट इज़ ये पूछ लेगा और इसको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे देगा, तो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। तो आपको पता होगा, पहला तो माउंट एवरेस्ट सब जानता है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके में है। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि संपूर्ण रूप से भारत या पूर्ण रूप से या हिमालय की चोटी भारत में, तो पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा हो जाएगा कंचनजंगा, और चौथा हो जाएगा लाहौत्से, और पांचवा हो जाएगा मकालू। ये विश्व की 5 ऊंची चोटियां आप क्रोनोलॉजी में आपको सजाने के लिए दे सकता है। कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। वाटरफॉल से देख लेते हैं कि कौन वाटरफॉल कहाँ है। तो कुंचिकल वाटरफॉल वराही कर्नाटक में है। कुंचिफल वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? तो वराही नदी पे है, कर्नाटक में है। जोग वाटरफॉल शरावती नदी पे है, कर्नाटक में। जोग शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, कर्नाटक पे। यहाँ धुआंधार नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। धुआंधार नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। ये 2 बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि धुआंधार किस पर है, तो दोस्तों तो ये नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। फिर चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। किस पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे धुआंधार और दूध सागर में कंफ्यूज नहीं हो गया। दूध सागर पे मांडवी नदी पर है, गोवा में। फिर है कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। फिर एक वो पूछता है दोस्तों बार बार कि नोहकीलेकाई कहाँ है दोस्तों? तो कौन सा राज्य में? खली राज्य पूछता है, तो ये मेघालय में है। नोहकीलेकाई कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। ये यूपीएससी का 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पे है दोस्तों? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के पे है और झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य क्या है दोस्तों? तो इस सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है भारत का कुंचिकल है, वराही नदी पे है। कहाँ पे है दोस्तों? तो वराही नदी पे है। फिर है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट को कहा जाता है भारत का नियाग्रा। फिर एशिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ बना था दोस्तों? तो शिव समुद्रम में, और 1897 में बना था दोस्तों। तो एशिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ बना था? तो शिव समुद्रम में बना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश तरंगे से यहाँ से बार बार पूछता कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, किसका कम है। तो देख लेते हैं, लाल रंग का देख लेते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और वेग भी अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और वेग अधिक होता है। बाकी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे अधिक होता है, जबकि विचलन, प्रकीर्णन और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और वेग अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और वेग अधिक होता है, लेकिन विचलन, प्रकीर्णन और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो एज इट इज़ बस याद कर लिया। लाल का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बैंगनी हो जाएगा। लाल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो बैंगनी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का विचलन प्रकीर्णन और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन प्रकीर्णन और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि तरंगदैर्ध्य और वेग सबसे कम होता है दोस्तों। तो इस तरह का पूछ देता है कि किसका वेग सबसे अधिक होगा, किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। तो इस तरह का कथन और कारण इसी में से बना के दे देगा, आप कन्फ्यूज आ जाएगा, तो बस याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि धातु की सक्रियता से घटते क्रम, जो धातु का जो आकृतियाँ सक्रियता है वहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो आगे सबसे पहले दे देते हैं कि कौन से धातु सबसे सक्रिय धातु है। तो सबसे अगर सक्रिय धातु पूछे तो पोटेशियम है। सबसे अगर सक्रिय अभिक्रियाशील धातु तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक होता है, जिंक के बाद लोहा, लोहा के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। और सबसे कम कौन है? तो गोल्ड है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एज इट इज़ आपको क्रोनोलॉजी याद करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल याद कीजिएगा, तो आज ही कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक किसका सक्रिय धातु है दोस्तों? तो पोटेशियम। और सबसे कम किसका है दोस्तों? तो सोना और गोल्ड का है। तो दोस्तों ये टॉपिक बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ईगो में मत लीजिए, एक बटन दबाने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बिना कुछ देरी के फिर देख लेते हैं दोस्तों। तो जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन से धातु करते हैं, ये बार बहुत प्रश्न पूछता है। तो जल के साथ जो है अभिक्रिया और उसके प्रकार देख लेते हैं। तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा किससे अभिक्रिया करता है। तो ठंडे पानी से अभिक्रिया, तो ठंडे पानी से अभिक्रिया कौन करेगा? तो पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। कौन सा दोस्तों? तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तो बस याद रखिएगा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है दोस्तों। फिर देख लेते हैं कि गर्म पानी से अभिक्रिया, तो गर्म पानी से कौन अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठंडे पानी से नहीं। तो मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठंडे पानी से नहीं करता है, बल्कि केवल गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। तो बस एक ही बात बोल रहा है कि मैग्नीशियम है कि सिर्फ गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। फिर देख लेते हैं कि भाप से, तो भाप से कौन अभिक्रिया करता है दोस्तों? तो अल्मुनियम, आयरन और जिंक। तो जिल ऐसे करके याद करेंगे, जिल। जिल क्या है? भाप से। तो जिंक हो गया, आयरन हो गया और अल्मुनियम हो गया, मतलब जिल लोहा। तो अल्मुनियम, आयरन और जिंक किससे? केवल भाप से अभिक्रिया करता है। किससे करता है दोस्तों? तो केवल भाप से कौन कौन सा अभिक्रिया करता है? एक बार फिर से देख लीजिए, अल्मुनियम, आयरन और जिंक, अल्मुनियम, आयरन और जिंक किससे? तो भाप से अभिक्रिया करता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पानी से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। इसके बाद जो है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और लेड है, पानी से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ना गर्म पानी से, ना ठंडा पानी से, ना भाप से, ये सब किसी से नहीं अभिक्रिया करता है दोस्तों। तो आप लोग को बता दिए कि ठंडे पानी से कौन करता है, गर्म पानी से कौन करता है, भाप से कौन करता है और कौन है जो तीनों से नहीं करता। तो ये सब देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न बनता है कि कौन सा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है और कौन सा ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वो होते हैं दोस्तों जिसमें ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो देख लेते हैं कि किसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। तो श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन के टूटने से शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिलती है। तो ऊष्मक्षेपी से ऊर्जा को क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है दोस्तों। तो ऊष्मक्षेपी में कौन कौन था? तो श्वसन है, चूना का पानी, कली चूने में पानी डालने पर तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो चूने के पानी क्या है? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। फिर है दहन, दहन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अपघटन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहाँ है दोस्तों। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो ऊष्मा का अवशोषण करे, ऊष्मा को अब्जॉर्ब करे या अवशोषण करे। फिर देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो ऊष्माशोषी है। क्या है? ऊष्माशोषी है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश जब तक पत्ता से क्या करेगा? सूर्य से क्या करेगा? ऊष्मा लेता है ना दोस्तों, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या है? ऊष्मा को अवशोषण कर रहा है। बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ का पिघलने के लिए क्या है? आगे ऊष्मा को अब्जॉर्ब करेगा तभी ना पिघलेगा। तो बर्फ़ का पिघलना भी ऊष्मा ऊष्मा क्या है दोस्तों? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वाष्पीकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और खाना पकाना क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि खाना भी अगर हम बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए ऊष्मा चाहिए। अगर ऊष्मा नहीं चाहिए तो कच्चे खाइएगा आप। तो यही है खाना बनाने की प्रक्रिया। एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन भी क्या है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी से कुछ नियम एज इट इज़ दिया जाता है कि डोबराइनर ने त्रिक का नियम दिया, डोबराइनर ने त्रिक का नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। मेंडलीफ ने भार आधारित आवर्त सारणी को, सबसे पहले आवर्त सारणी का नियम जो बनाया था तो मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था को भार के क्रम में समझाया था, भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। अब मोजले था तो परमाणु भार को ने मोजले था जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, तो क्रमांक आधारित आधुनिक आवर्त सारणी। तो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो मोजले ने किसने, तो मोजले ने बनाया, क्योंकि बना के और मौज लेने लगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनते हैं कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन होगा सबसे हल्का तत्व। और सबसे भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम। फिर है कि द्रव धातु पारा, द्रव धातु किसे कहेंगे, तो पारा को कहेंगे। फिर है द्रव अधातु, एकमात्र द्रव अधातु है जो कि ब्रोमीन है, एकमात्र द्रव अधातु कौन है दोस्तों, तो ब्रोमीन है। धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे सक्रिय धातु कौन है दोस्तों, तो धातु में देखिएगा कि सीजियम है, सबसे सक्रिय धातु कौन सा है दोस्तों, सीजियम है। और सबसे सक्रिय आधातु बोले तो फ्लोरीन है, सबसे सक्रिय धातु बोले तो सीजियम, और सबसे सक्रिय आधातु बोले तो फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है, तो फ्लोरीन की, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, तो फ्लोरीन का है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है दोस्तों, तो क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, सबसे अधिक बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक आयनन विभाग, सर्वाधिक आयनन विभाग किसका है, तो हीलियम का होता है दोस्तों। फिर है कि अक्रिय गैसें वर्ग 18 के तत्व जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन सबसे कम क्रियाशील होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, जो भूपर्पटी पर अगर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और सर्वाधिक धातु पूछा जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाएगा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और सर्वाधिक धातु पूछे तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। याद रखने के लिए क्या क्या है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आवास सारणी में, अगर ये आवास सारणी है तो हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, यहाँ से कहाँ दाएं चल रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या क्या बढ़ेगा दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। फिर है कि ऊपर से नीचे, ये आवास सारणी है, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आयनन विभव घटता है। परमाणु का आकार क्या होगा दोस्तों, तो बढ़ेगा, और आयनन विभव क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि कोशिका झिल्ली की संख्या से, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछता है कि किस में दोहरी झिल्ली है, किस में एक ही झिल्ली है, कौन सा में झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देख लेते हैं इसको एज इट इज़, देख लेते हैं कि दोहरी झिल्ली किस में पाया जाता है। बस इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, और किसमें, केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये एज इट इज़ इन्फोर्समेंट SI प्री में पूछा गया था दोस्तों। फिर है दोहरी, ऐसा पूछा कि दोहरी झिल्ली किस में पाया जाता है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो एकल झिल्ली किस में पाया जाता है, तो एकल झिल्ली लाइसोसोम में पाया जाता है, गोल्जी काय में, और अंतर्द्रव जालिका में केवल एकल झिल्ली पाया जाता है। तो लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम, गोल्जी का और अंतर्द्रव जालिका क्या है, एकल झिल्ली पाया जाता है। और झिल्ली जिसमें पाया नहीं जाता दोस्तों, तो बेचारा में झिल्ली नहीं पाया जाता, तो वो राइबोसोम हो गया और ताराकाय हो गया। राइबोसोम और ताराकाय में क्या होता है, झिल्ली ही नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं तिहरी झिल्ली, तो इसमें कोई पाया नहीं जाता तो इसको छोड़ देते हैं। फिर है कि शर्करा के प्रकार, मतलब जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है उसके जो प्रकार है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड है, यहाँ से भी बार बार प्रश्न बने हैं दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड का सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है। तो देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड मतलब एक सेक्राइड से बना है, मोनो मतलब एक ही होता है, तो मोनोसेक्राइड मतलब देख लेते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, सबसे सरल शर्करा जिन्हें आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो मोनोसेक्राइड क्या है दोस्तों, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज क्या है दोस्तों, तो ये मोनोसेक्राइड है। बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन कौन है दोस्तों, तो सुक्रोज है, फिर लैक्टोज है, वहाँ ग्लैक्टोज था, गा लगा हुआ था, मोनो में गा लगा हुआ था, और फिर डाई में गा नहीं होगा, सिर्फ लैक्टोज होगा। तो डाइसेक्राइड में कौन हो जाएगा, तो दोस्तों सुक्रोज हो जाएगा, लैक्टोज होगा और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या डाइसेक्राइड है जाए दोस्तों, डाइसेक्राइड है।
चलिए नेक्स्ट मानते हैं पॉलीसेकेराइड। यहाँ से प्रश्न बने थे दोस्तों, यहाँ से 2213 का प्री में बने थे दोस्तों। तो पॉलीसेकेराइड में हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड में हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, और कई शर्करा की कार्य जो लंबी श्रृंखला के होते हैं ये पॉलीसेकेराइड में होता है। याद रखने की बात क्या है दोस्तों, देख लेते हैं कि सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होते हैं, ज़्यादातर फल में पाया जाता है, जो कि फलों में पाई जाती है। कोशिका ऊर्जा का केंद्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, और ये दोहरी झिल्ली वाला भी बताया कि दोहरी झिल्ली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को। ये बिना झिल्ली वाला होता है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री या बिना झिल्ली वाला होता है। फिर ये दूध की शर्करा में क्या पाया जाता है दोस्तों, लैक्टोज, जो कि डाइसेक्राइड है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न बने हैं। अनुवांशिक रोग, तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा रोग अनुवांशिक है, कौन सा रोग अनुवांशिक है दोस्तों। तो देख लेते हैं अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है। तो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और खून बहता जाता। अगर आपको हीमोफीलिया है दोस्तों, तो अगर चोट लगा तो क्या होगा दोस्तों, तो आपका खून बहते रहेगा और कुछ दिन बाद आप सुहाहा हो सकते हैं। तो इसको शाही रोग भी कहा जाता है, हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले शाही में मतलब ब्रिटेन की रानी में खोजा गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं वर्णांधता। वर्णांधता देखिए दोस्तों, ये अनुवांशिक रोग है, और रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखिएगा। तो कभी कभी रतौंधी और वर्णांधता में कन्फ्यूज आइएगा नहीं। रतौंधी मतलब रात को नहीं देखेगा, वर्णांधता में है कि मतलब इसमें लाल और हरा को विभेद नहीं कर पाएगा। तो वर्णांधता का है, अनुवांशिक रोग है, इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। फिर है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्या है दोस्तों, तो ये भी क्या अनुवांशिक रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हाशियों की आकार की होती है दोस्तों। तो ये अभी खबरों में रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अब डाउन सिंड्रोम क्या है, ये भी क्या है दोस्तों, तो ये अनुवांशिक रोग है। यह गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होने वाला मानसिक और शारीरिक रोग है। तो डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा पूछता है कि मानसिक रोग है, अल्जाइमर का एक प्रकार है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कि दूषित भोजन, जो कि मतलब हम लोग दूषित भोजन और पानी से होने वाला रोग, मतलब अगर गंदा पानी पी लेते हैं और भोजन खा लेते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, तो हैजा भी होगा क्या है दोस्तों, तो दूषित भोजन से। तो हैजा क्या है, दूषित भोजन से या दूषित पानी में मौजूद विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइफाइड क्या है दोस्तों, तो ये भी दूषित भोजन और पानी से होने वाला बुखार है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। फिर है कि पेचिस क्या है दोस्तों, तो यह दूषित खान पान के कारण आंतों में संक्रमण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पोलियो का है, पीलिया क्या है दोस्तों, दूषित पानी के सेवन से लीवर में सूजन आ जाता है, अब आपका शरीर पीला नियन होने लगेगा दोस्तों, आँख कान थोड़ा सा पीला होने लगेगा, तो समझ जाइए कि आपका पीलिया होता है। चलिए अब देखते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी, अगर आपका गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी होने से प्रमुख सिंड्रोम होता है दोस्तों। तो सबसे पहला है कि डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों, तो इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाती है 21वें गुणसूत्र में। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि कौन से गुणसूत्र में, तो 21वें गुणसूत्र में। तो आपका अगर 46 जोड़ा है तो टोटल एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा दोस्तों। तो 21वें में बढ़ता है, तो किस में बढ़ता है, तो 21वें में बढ़ जाता है डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट बात करते हैं जिससे अब क्या होता है उससे, जिससे शरीर और मानसिक विकास धीमा हो जाता है दोस्तों। अगर डाउन सिंड्रोम है तो कोई आदमी देखिएगा मंगोलिया टाइप का थोड़ा सा लगेगा और कद बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट में बात है दोस्तों पटाव सिंड्रोम। तो पटाव सिंड्रोम में इसमें 13 मतलब 13 को पटाव का से याद रखिएगा, 13 को पटाऊंगा ऐसा करके बस याद रख लिए जस्ट पढ़ाने के लिए। तो पटाव सिंड्रोम में इसमें 13वें गुणसूत्र की अधिकता होती है। कितना गुणसूत्र की दोस्तों, 13वें गुणसूत्र की। इसमें भी कितना हो जाएगा, 46 नॉर्मल में रहता है, एक 13वें गुणसूत्र में बढ़ जाएगा, तो टोटल इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाएगा। अधिकता जो हो जाएगी, जिससे मानसिक और मंदता, कटे हुए होंठ जैसी समस्या होगी दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये 2246 का मिस में पूछा गया था कि क्लाइनफिल्टर सिर्फ पुरुषों में होता है। तो पूछा था कि कौन सा ऐसा सिंड्रोम है कि सिर्फ पुरुषों में होता है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ पुरुषों में होता है। किस में होता है, ये सिर्फ पुरुषों में होता है, जिसमें डबल एक्स वाई, मतलब क्या है कि एक्स वाई तो रहता है और एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है दोस्तों। इसमें क्या है, एक्स भी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जिसमें एक्स आ गया तो क्या होगा, तो महिला जैसा लक्षण दिखेगा। तो डबल एक्स वाई जिसमें पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। तो देखिएगा हल्का नियन जो कोई लड़का रहेगा तो छक्का नियन दिखने लगेगा और उसका चाल ढाल रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक्स का गुणसूत्र ज़्यादा आ जाता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र होगा, लेकिन इसमें एक्स का गुणसूत्र आ जाएगा जो कि महिलाएं नियन बिहेव करेगी दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम क्या है दोस्तों, तो ये केवल महिलाओं में होता है। किस में होता है? क्लेन-फिल्ट्रोन सिंड्रोम सिर्फ किस में होता है? पुरुषों में। तो टर्नर होता है ये सिर्फ महिलाओं में होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्र कम हो जाने से शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता। और याद दिलाने वाली बात यह है कि टर्नर एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कोशिका गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, 45 होती है। बाकी जितने भी सिंड्रोम हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 47 होती है। एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है। मात्र टर्नर में क्या है, मतलब टर्न हो गया मतलब एक सिंड्रोम बाहर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। एक है कि क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें 5वें गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब हो जाता है, जिससे बच्चा बिल्ली की तरह रोता है दोस्तों। ये उतना याद नहीं रखिए। फिर है कि जैकोब सिंड्रोम, ये आपके लिए काम का है। तो जैकोब सिंड्रोम क्या है दोस्तों, तो इसमें सुपर मेल भी कहा जाता है। तो किसको पूछता है, तो ऐसे एज इट इज़ पूछता है कि किस सिंड्रोम को सुपर मेल कहा जाता है दोस्तों, तो जैकोब सिंड्रोम को। क्या होता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र अगर है, एक्स और वाई है, तो क्या होगा कि वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा तो दोस्तों आप जो पुरुष है तो और महापुरुष नियन हो जाएंगे, आपके गुण बहुत ताकत हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, इसे इसलिए इसे सुपर मेल कहा जाता है। इसमें पुरुष अधिक लंबे और कभी कभी आक्रामक स्वभाव के होते हैं दोस्तों। इसमें भी क्या हो दोस्तों, तो 27 क्रोमोसोम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भौतिक राशियों के जोड़े जिनका मात्रक और विमा समान है। तो कभी कभी पूछता है कि किसका मात्रक और विमा दोनों समान है दोस्तों, तो बस इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो कभी कभी पूछेगा किन का मात्रक समान है, तो ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा दिया रहेगा, तो दोनों का मात्रक समान है और इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि चाल और वेग का भी दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और दोनों का मात्रक समान होता है। फिर है कि भार और बल क्या है, दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। भार और बल में क्या होता है दोस्तों, दोनों का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ये दोनों क्या दोस्तों मात्रक समान होता है। और किसका किसका मात्रक समान होता है दोस्तों, तो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग और आवेग दोनों का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग बराबर होता है P बराबर m/v। एम्स हो जाएगा, एम हो जाएगा मास और भी होगा वेलोसिटी। और मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वेलोसिटी का हो जाएगा, वेलोसिटी का देख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। एक और है कि दाब और प्रतिबल दोनों का मात्रक पास्कल होता है। दाब और प्रतिबल दोनों का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, यह न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर कोणीय वेग और आवृत्ति दोनों का मात्रक प्रति सेकेंड होता है या हर्ज होता है। कोणीय वेग या आवृत्ति इसको मत याद रखिए, उतना ऊपर में जो दिखिए। और एक याद रख लिए कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर होता है। बस याद रखिए कि किसका किसका मात्रक समान होता है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर देख ले कि आयनिक बंध से बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, खास करके इसमें से क्या होता है, इसमें से बनाते हैं कथन और कारण। तो आयनिक बंध देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का दान होता है। बस आगे सबसे पहले याद करें कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तभी ये चालक बन पाएगा। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तभी चालक बन पाएगा। तो पहचान क्या है, यह हमेशा धातु और एक अधातु के बीच में होता है। तो कभी कभी आपको पहचानने में दिक्कत हो तो धातु और अधातु के बीच बनता है दोस्तों आयनिक बॉन्ड। जैसे धातु में सोडियम हो गया धातु और क्लोरीन हो गया क्या, अधातु। तो धातु और अधातु के बीच जो बनता है वो उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। प्रक्रिया क्या है, इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दान करता है। दान करने वाला आयनिक यौगिक होता है। तो इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दान करता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका देख लेते हैं कि फीचर क्या है दोस्तों, तो ये ठोस और कठोर होते हैं। क्या होता है, ये ठोस और कठोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। अच्छा लगता है। ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, मतलब चालक होते हैं। फिर है कि लेकिन ये पानी में घुलने पर बिजली के सुचालक बन जाते हैं। अगर पानी में घुल गया तो क्या होगा दोस्तों, तो बोलेगा अब मेरे में करंट बहने की क्षमता नहीं है। ये आयनिक यौगिक का कुछ फीचर है, विशेषताएं हैं। सहसंयोजक बंधन क्या है दोस्तों, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दोनों के साझेदारी से बनता है दोस्तों। तो पहचान है, ये आमतौर पर दो अधातुओं के बीच बनता है। ऊपर में क्या था, आयनिक में धातु और अधातु से, लेकिन इसमें दो अधातुओं के बीच बनता है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे जल H2O, दोनों क्या अधातु है। क्लोरीन दोनों क्या है, Cl2 क्या अधातु है।
तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। उसमें क्या करते थे दोस्तों, तो दान करते थे, और इसमें क्या करते थे, तो साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ कथन कारण यहीं से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका क्या फीचर है। तो ये ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। किस में होता है, ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। देख लेते हैं और क्या है इसका फीचर। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, इसका गलनांक और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, आयनिक के तुलना में कम होगा दोस्तों। तो गलनांक और क्वथनांक आयनिक बॉन्ड की तुलना में कम होगा। अच्छा लगता है। ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था, जिससे कि कम समय में कुछ टॉपिक को रिवीजन करने का, सिर्फ रिवीजन करने के लिए लेके आ गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।